आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। और अगर 10वां बोर्ड की तैयारी करते हैं तो प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के निचोड़ है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश किसका रूप है? ऑप्शन ए है धारा का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का और ऑप्शन सी है शक्ति का। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार के ऊर्जा है। इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कहता है प्रकाश गमन कैसे करता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, सरल रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश आप जानते हैं कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या कहता है? तो 3 कहता है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी हवा में, ऑप्शन नंबर सी जल में और ऑप्शन नंबर डी शीशा में। तो प्रकाश के चाल देखिए, याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, निर्वात के बाद होता है हवा में। ठीक है ना, निर्वात अगर नहीं रहता है तो सबसे ज्यादा आप हवा में मारिएगा, और अगर हवा निर्वात दोनों है तो आपको ऑप्शन नंबर ए निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है, यानी वायु या निर्वात में। ठीक है ना, वायु या निर्वात में ऐसे करके भी पूछ सकता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर, ये ध्यान देना है। 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश के चाल जो होती है, खाली पूछे या हवा में प्रकाश के चाल या निर्वात में प्रकाश के चाल, आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या इसी को आपको 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड भी दे सकता है। अगर किलोमीटर में रहेगा तो पावर 5 होगा, मीटर में रहेगा तो पावर 8 होगा, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो ये तीनों प्रकाश के चाल होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन ने, दूसरा गैलीलियो ने, तीसरा नंबर यानी सी नंबर रोमर ने और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के चाल जो सबसे पहले ज्ञात किया है वो है रोमर। कौन है? तो रोमर ने। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश के चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो आपको उत्तर टिक करना है रोमर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कह रहा है किसी वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कोई वस्तु है उसका अपना प्रकाश होता है, जैसे जुगनू हो गया, तारा हो गया, सूरज हो गया। ठीक है, मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती हो गया। तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जिस वस्तु का अपना प्रकाश, ही ध्यान देना है, नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, आपको 7 के ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं? यानी एक बिंदु है और एक बिंदु से किरण निकलकर अलग अलग दिशाओं में यानी अलग अलग बिंदु पे फैल जाए उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो एक बिंदु से निकलकर अगर अलग अलग फैल जाता है तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, एक बिंदु पे अलग अलग दिशा से आके मिल जाता है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो याद रखना। ठीक है,
और सीधे सीधे किरण की रेखा जब जाए उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो ये तीनों याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर यानी ये वाला अलग अलग दिशा में फैल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बी नंबर सही हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैसा किरण पुंज जो अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो अलग अलग दिशा से आके अगर एक बिंदु पर मिलता है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, क्योंकि सब एक जगह आके मिल रहा है, ठीक है ना, अलग अलग दिशा से आके। तो अलग अलग दिशा से आके एक जगह मिलता है उसे अभिसारी, और एक जगह से अलग अलग दिशा में जाता है उसे अपसारी, यानी इस प्रकार से आपका सी 9 के सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। एक दूसरा के समानांतर मतलब इस प्रकार से, तो इस प्रकार से किरण जाता है उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज, ठीक है। तो 10 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपतन कोण किसके बराबर होता है। ये देखिए, ये आपको एक परावर्तक सतह है जिसको में ये किरण आती है और टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, और ये आपका लंब है। तो आपतित किरण और लंब के जो बीच कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और प्रवर्तन होके प्रवर्तित किरण और लंब के बीच जो बनता है उसे कहते हैं प्रवर्तित प्रवर्तन कोण। तो क्वेश्चन है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो इसको में आप पढ़े होंगे कि आई बराबर आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है प्रवर्तन कोण, ठीक है। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपको ये ध्यान देना है, उत्तर याद रखना है किसके बराबर, तो प्रवर्तन कोण के बराबर, ठीक है। या आई बराबर पूछेगा तो आर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि आपतन कोण 50 डिग्री हो तो प्रवर्तन कोण कितना डिग्री होगा। तो अभी बताए हैं कि आपतन कोण आई बराबर प्रवर्तन कोण आर होता है। अगर आई 50 डिग्री है तो आर भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, यानी आर बराबर हो जाएगा आपका आंसर 50 डिग्री। तो यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो ये ध्यान देना है। श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होता है, जिसमें लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा विचलन कोण सबसे कम होता है, ठीक है। और बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और विचलन कोण सबसे अधिक होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ये छोटा वस्तु है और इसको हमको बड़ा करके देखना है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि छोटे छोटे कण को, छोटे छोटे वस्तु को जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से इसको हम बड़ा करके क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी को। यहाँ आपको दूरदर्शी यंत्र है, ठीक है ना। दूरदर्शी में क्या होता है कि दूर के वस्तु को देखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। वह यंत्र जिससे दूर के वस्तु को देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अभी बताए हैं दूरदर्शी, यानी ए नंबर आपको ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह बाहर निकला होता है, यानी आपको इस प्रकार से ये रंग दिए, ठीक है ना। तो आपको प्रकाश के किरण, सॉरी गलती हो गया है, आपको ये रंग दिए। तो प्रवर्तक सतह आपको ये चिकना वाला सतह हो गया। तो बाहर की ओर जो निकला होता है प्रवर्तक सतह, ये वाला आपको हो गया। तो प्रवर्तक सतह यदि बाहर की ओर निकला हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। यानी अंदर वाला पार्ट रंगा हो और बाहर की ओर चिकना हो, यानी प्रवर्तक सतह बाहर की ओर हो, तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। और बाहर वाला इस प्रकार से रंगा हुआ हो और चिकना भाग अंदर वाला हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो कह रहा है प्रवर्तक सतह बाहर होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है ए नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तल दर्पण। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं, तो अभी हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे।
जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो यानी इस प्रकार के हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? यानी किस दर्पण का हम उपयोग करते हैं किसी वस्तु को छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए? ठीक है, तो छोटा और सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण? नहीं, उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा नहीं बनता, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। इसमें छोटा बनता है लेकिन उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है। समतल दर्पण में जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है ना, यानी आपको ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ए नंबर, क्योंकि समतल दर्पण में जो है ना इसमें बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। अवतल दर्पण में क्या है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो छोटा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल दर्पण में बनता है। तो इस प्रकार से 19 का आपका ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर में देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दूरदृष्टि बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में यानी आंख नाक कान में जो घाव खुजली हो जाता है उसे देखने के लिए, जो भी छोटे छोटे कण है उसे देखने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण के प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के। इस प्रकार से 21 का आपका ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जब दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें भी अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां बाल बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मोटर गाड़ी के हेडलाइट, मोटर गाड़ी के जो आगे लाइट होता है हेडलाइट कहते हैं, तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट या बैक लाइट में अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी के साइड मिरर कहेगा तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट या बैक लाइट में जो प्रयोग होता है दर्पण वह होता है कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण के प्रयोग होता है। और इस प्रकार से 23 का बी आंसर सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के लंबाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण जो होता है इस प्रकार की, ये दर्पण हो गया, एक बीच जो लंबाई होता है इसे क्या कहते हैं? तो दर्पण के बीच जो लंबाई होता है उसे हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। और 24 के आंसर ए सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 कह रहा है वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? जैसे ये देखिए ये दर्पण हो गया और ये दर्पण के वक्रता केंद्र ये है और ध्रुव ये है, ध्रुव को पी कहते हैं, वक्रता केंद्र को सी कहते हैं। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में एगो एफ होता है, समझ गए, यानी फोकस होता है। तो फिलहाल ये आपको नहीं है, आपको है सिर्फ कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी से जो होकर रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है प्रधान अक्ष कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? यानी देखिए आपको अभी बताएं कि वक्रता केंद्र यानी सी और यहाँ पे जो होता है वो ध्रुव होता है पी, इसके मध्य में जो बिंदु होता है इसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इस प्रकार के आपका 26 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब? तो छोटा बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और कैसा बनता है?
छोटा बनता है, याद रखना है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बड़ा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा बनता है और बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण पूछ रहा है तो आपको डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उल्टा और बड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, यानी आपको ए सही हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कैसी होती है? एक पूछता है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कैसी होती है, एक पूछता है अवतल दर्पण के फोकस दूरी कैसी होती है। तो याद रखना है, उत्तल दर्पण के जो फोकस दूरी होती है वो होती है धनात्मक। ठीक है, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक। इस प्रकार से आपको कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो होती है ऋणात्मक। ठीक है, कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। आगे नंबर क्वेश्चन, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण पे प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है, यानी सीधा बनता है, और सीधा बनता है उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? यानी फोकसांतर जो है और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है ये बताना है। ठीक है, तो r बराबर जो हो जाता है वो 2f हो जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो r और बराबर 2f होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 35 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, यानी सर्च लाइट का जो प्रवर्तक सतह बना होता है वह किसका बना होता है? ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और डी है उत्तल एवं अवतल दोनों। ठीक है ना, तो सर्च लाइट जो होता है वो सर्च लाइट अवतल दर्पण के बना होता है। ठीक है, इसका प्रवर्तक सतह किस दर्पण के होता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण के। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ 38 होना चाहिए, फिर 37 टाइप हो गया है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? ठीक है ना, क्वेश्चन कह रहा है 38, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये समतल और उत्तल दोनों। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और किसी प्रकार के कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 38 फिर है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन 39 है या 40 है, 39 भी है, यानी 38 दो बार हो गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के कितना होता है? तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ये भी बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? तो सबसे पहले हम बताए हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है तथा वस्तु के
बराबर बनता है, यानी 39 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, यानी कह रहा है उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है? तो वास्तविक एवं हासित, यानी हासित के मतलब याद रखना है कि छोटा। उत्तल दर्पण में वास्तविक एवं हासित यानी छोटा बनता है। बी नंबर क्वेश्चन है काल्पनिक और हासित, यानी काल्पनिक और छोटा बनता है। सी नंबर है वास्तविक और आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा। तो उत्तल दर्पण में बड़ा नहीं बनता है, यानी ये दोनों ऑप्शन छट जाएगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसा है? तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है और हासित बनता है। हासित की जगह आप याद रखिएगा कि हासित मतलब छोटा होता है, यानी काल्पनिक और छोटा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 41। ईंट है, ईंट कैसा पदार्थ है ये बताना है। पारदर्शी पदार्थ है, तो पारदर्शी वैसा पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण पार हो जाए। तो क्या ईंट से पार हो जाता है? तो नहीं होता, इसलिए आपको ये ऑप्शन गलत है। फिर पारभासी, पारभासी वैसा पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश के कुछ किरण पार हो। तो ये पारभासी भी नहीं है, कुछ भी पार नहीं होता है। तो ईंट कैसा पदार्थ है? तो ईंट अपारदर्शी पदार्थ है, यानी जिसके आर पर प्रकाश ना हो या आर पर नहीं देखा जाए। ठीक है, यानी 41 को आपको सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? एक उत्तल दर्पण जो है इसका फोकस दूरी मान लेते हैं कि ये प्रधान अथी पी है। ठीक है, और यहाँ फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी, यानी कह रहा है एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या, तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दुगना होता है। ठीक है ना, यानी सूत्र होता है r बराबर 2f। ठीक है, तो r बराबर 2 के 2 लिखेंगे, f के जगह 20 लिखेंगे, क्योंकि फोकस दूरी 20 है, तभी दूना 40 सेंटीमीटर। और आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण में किसी वस्तु द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा उल्टा होता है। सीधा भी और उल्टा भी होता है, इनमें से सभी गलत है। तो उत्तल दर्पण द्वारा ना तो हमेशा सीधा बनता है ना तो उल्टा बनता है, सीधा और उल्टा दोनों बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और उल्टा दोनों होता है, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है और यहाँ पर प्रकाश हम डालेंगे और पूरा पूरा प्रकाश आगे निकल जाएगा, उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 45 नंबर है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, प्रवलयाकार दर्पण का। तो सोलर कुकर में क्या होता है कि अवतल दर्पण के प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है क्या कहलाती है? आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और अभिलंब के साथ प्रवर्तित किरण जो कोण बनाता है उसे प्रवर्तन कोण। तो कह रहा है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन,
समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो कैसा होता है? एक से कम, एक से ज्यादा, एक के बराबर या शून्य। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है ना वो बराबर होता है, यानी किसके बराबर? तो एक के बराबर। अगर इसमें दर्पण अगर 5 मीटर के है, 5 मीटर के अगर दर्पण है तो प्रतिबिंब भी इसका 5 मीटर के ही बनेगा। तो ये मीटर से मीटर और 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, यानी किसके बराबर होता है? तो आवर्धन ए एक के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? गोलीय दर्पण में जो दूरी मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है ये पूछ रहा है। तो गोलीय दर्पण कहे या लेंस, कोई भी लेंस कहे, सभी को दूरी ध्रुव से मापा जाता है, यानी ध्रुव को P द्वारा सूचित करते हैं और ध्रुव P से T इसका दूरी मापा जाता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? फोकस पर रखेंगे तब, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब, ध्रुव पर रखेंगे तब, या अनंत पर रखेंगे तब। तब फोकस पर प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, और इस प्रकार से 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। एक कॉमन नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? केवल समतल दर्पण द्वारा, दूसरा है केवल अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, और चौथा है तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो ये आपको तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो इस चैप्टर में कुल 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 51 को हम बिल्कुल सही उत्तर बताए हैं। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलेंगे हम भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।